है। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपके चैनल लर्निंग हब पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं घटनाचक्र, जिसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको मौर्य साम्राज्य। पढ़ते रहिएगा आराम से, वीडियो को बिल्कुल देखिएगा, आराम से देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। एक एक क्वेश्चन मैं याद करा दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक एक टॉपिक को नोट कर लीजिएगा और घटनाचक्र की जो बुक है उसको लगातार रिवाइज करते रहिएगा। जितना रिवाइज करेंगे, जितना रिवीजन कम पढ़िए वो सही है, लेकिन रिवीजन अधिक होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त गुप्त है, मौर्य है, वर्धन है, कुषाण है? जरा बताइए कौन सा है। तो देखिए, हमने सबसे पहले बताया था भारत पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। पहला कौन सा था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद कौन सा है? उसके बाद मैंने बताया था शिशुनाग वंश आया था। ये बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। शिशुनाग के बाद नंद वंश आया था और नंद वंश का ही अंत करके हमारा मौर्य वंश है। तो इनमें से सबसे पुराना मुझे मिल चुका है। बताइए कौन सा है? सबसे पुराना इनमें से मिल चुका है और वो है मौर्य वंश। ठीक है, फिर बात की बात जो आगे आए थे हम। फिर सुंग आया, फिर कण्व आया, फिर सातवाहन आया। लेकिन क्या है भैया, सबसे पहले हमारा अगर इसमें देखा जाए जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आईएसपी के आया, फिर गुप्त आया। गुप्त का फिर देखते आगे हम लोग, जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे देखते रहेंगे। तो जो ये प्रश्न है, इसका जो आंसर सही है वो हमारा मौर्य वंश बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस प्रश्न को देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य की जो रूपरेखा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देख, कौन था मौर्य साम्राज्य का? बिंदुसार था, बृहद्रथ था, अशोक था, या चंद्रगुप्त मौर्य था? देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हमारे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया, घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और घनानंद की हत्या किया, साथ में इनकी बेटी दुर्धरा से विवाह किया था। दुर्धरा से विवाह किया था और सहायता लिया था किसकी? अपने गुरु चाणक्य की। क्योंकि चाणक्य का अपमान घनानंद ने किया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो हमारा क्या है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अशोक कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। और बृहद्रथ कौन था? तो ये, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ये अंतिम था। अंतिम कौन था इसका? बृहद्रथ। बाकी कई आए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसका बेटा बिंदुसार था। बिंदुसार के बाद सबसे प्रतापी राजा अशोक अशोक आया। ठीक है, अशोक के बाद फिर उनका उनका बेटा कुणाल आया। कुणाल के बाद फिर दशरथ आया। दशरथ के बाद फिर क्या है, अंतिम जो जो एक अयोग्य शासक निकला, वो कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था। प्राय देखा ही जाता है कि एक एक पीढ़ी मजबूत होती है, अगली पीढ़ी थोड़ा सा उससे कमजोर होती है, फिर लास्ट में पतन होता चला जाता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, प्रथम साम्राज्य स्थापित किया था अखंड भारत, किसने किया था? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्र के द्वारा? इनमें से जिसको देख रहे हैं इनका इनका साम्राज्य हर्ष को छोड़कर ज्यादातर का क्या बड़ा ही था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्थापित किया था वो अखंड भारत था। कैसे? तो इस प्रश्न का फिलहाल पहले आंसर देख लीजिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन्होंने किया था। इनकी जो सीमा थी, अगर उत्तर में देखा जाए तो कश्मीर में थी। कहां भैया? कश्मीर में। और दक्षिण में कर्नाटक थी, कर्नाटक तक थी। अगर देखा जाए पूर्व में तो बंगाल तक थी, और पश्चिम उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो ईरान तक सीमा लगती थी। 6 लाख की सेना लेकर 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद दिया था, यानी सारे राजाओं को परास्त कर दिया था या सबको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो जो इसकी सीमा थी बड़ी गजब थी, ईरान तक लगती थी। सोच लीजिए, उधर क्या ईरान, आपने पढ़ा होगा ना, पाकिस्तान, उसके बाद फिर क्या है अफगानिस्तान, ये सब उसी के अंदर का था। सोचिए, अखंड भारत वही था जिसको अंग्रेजों ने हमको हमको हमारे देश को कई भागों में तोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य एक बिहारी था जो, ठीक है, पूरे भारत को एक 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 सूत्र में बांधा था। उसके पहले राज तो हुआ करते थे छोटे छोटे महाजन, 16 महाजनपद आप लोगों ने पढ़ा था, 16 महाजनपद, लेकिन उसके पहली पहली बार ऐसा हुआ कि एक अखंड भारत का निर्माण किया, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है, आपको इसमें बताना है कि नीचे लेखक दिए हुए हैं कि उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है, उसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया है। भास, शूद्रक, विशाख दत्त या अश्वघोष। ठीक, जरा बताइए भाई कौन सा इनमें से? मैं इसलिए स्क्रीन सामने काट गया हूँ, आप पूरा देख लीजिए एक बार बढ़िया से। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है वह है, बताइए, भास, शूद्रक, विशाख दत्त या, बताइए कौन है? देखिए, एक है ये है विशाख दत्त, इनकी रचना है एक, इनकी जो रचना है, इन्होंने उसमें नंद वंश के पतन की चर्चा किया है, नंद वंश के पतन की चर्चा किया है और उत्थान की चर्चा किया है। किसके उत्थान की? मौर्य के उत्थान की चर्चा किया है और नंदों के पतन की चर्चा किया है। इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। और बड़ी अजीब बात है कि इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल या कुलहीन बताया है, और नंदराज का पुत्र बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज के पुत्र बताया है इसमें। ठीक है, भास की रचना आप लोगों ने पढ़ा था, महाकवि भास की रचना, जरा बताइए, महाकवि भास की रचना आप लोगों ने पढ़ा था, जरा बताइए कौन सा था? स्वप्नो वासो दत्तम, आप लोगों ने पढ़ा था? अरे वही प्रेम कहानी, सॉरी गिर पड़ा। अब ये पढ़ा था आपने, स्वप्न स्वप्न वासो दत्तम, ये आपने पढ़ा था। उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी, उज्जैन वाली। ठीक है, ठीक है। फिर बात आती है, क्या नाम है, शूद्रक की रचना कौन थी? तो एक आई थी मृच्छ कटिकम, याद रखिएगा, रटना पूछता है, मृच्छ कटिकम। और अश्वघोष की रचना देखी जाए तो ये थी बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। फिलहाल रचनाएं भी आप देखते रहिएगा। अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित्र। विशाख दत्त की क्या है? मुद्रा राक्षस।
और मुद्रा राक्षस में उन्होंने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप यानी उनको वृषल बताया और कुलहीन बताया और नंदराज का पुत्र बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही था वो हमारा क्या था, विशिष्ट रूप का वर्णन किसने किया है, विशाख दत्त ने। भैया नोट्स बनाते जाइएगा, सारे प्रश्न में सॉल्व करा दूंगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को। तो ये पहली बात, तो यहाँ पास एक आपको एक थोड़ा कंफ्यूज, चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य जहां लिख के आएगा आप उसे मौर्य समझ, बाकी जितने चंद्रगुप्त आएगा आप गुप्त वंश से समझ सकते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक ही है, कंफ्यूजन होता है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम आएगा तो वो गुप्त वाला इधर के, वो एक था, बाकी जितने कोई मतलब नहीं उनका। ठीक है, तो हम इस प्रकार से यूनानी लेखक जस्टिन, देखिए जस्टिन यूनानी लेखक था। हम लोग जैसे जस्टिन कहाँ था, यूनान का था। तो हम लोग जैसे सिकंदर को, हम लोग उसको हिंदी में हम लोग सिकंदर बोलते हैं, और ये लोग क्या बोलते थे, अलेक्जेंडर निकेटर। उसी प्रकार से हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य बोला करते थे, और यूनानी लोग उसको क्या कहते थे, सेंड्रोकोटस। यूनानी लोग उसको क्या बोलते थे, सेंड्रोकोटस बोला करते थे। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यूनानी लोग क्या बोलते थे, सेंड्रोकोटस बोला करते थे। ठीक है, और एरियन और प्लूटार्क दो लोग थे ऐसे, एरियन और प्लूटार्क। ठीक है, ये सेंड्रोकोटस जरा जरा एंड्रोकोटस बोलते थे, एंड्रोकोटस बोलते थे। तो फिलहाल ये सब क्या है, यूनानी लेखक थे। एरियन और प्लूटार्क ने क्या बोला, एंड्रोकोटस, और जस्टिन ने कहा सेंड्रोकोटस। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो सेंड्रोकोटस किसके लिए कहा गया भैया, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, बोर्ड पे देखिए, कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन थे, कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन थे, सॉरी कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो फिलहाल ये नाम से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के थे कौटिल्य। अगर इनके हम और नामों की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, तो इनका एक और नाम था जो सभी को पता है, चाणक्य। और इनके बचपन का नाम कई बार आ चुका छोटे मोटे एग्जामों में, विष्णुगुप्त। लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है, ये क्या है, विष्णुगुप्त। कौटिल्य के प्रधानमंत्री चाणक्य विष्णुगुप्त थे। कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ये प्रधानमंत्री पद पर थे, प्रधानमंत्री थे, प्रधान पुरोहित थे, प्रधान पुरोहित थे, और कुछ थे क्या भैया, हाँ ये महामंत्री भी थे। बड़ा महत्वपूर्ण पद लिया था, घनानंद को हराने में सारा योगदान था। ये राजनीतिक सलाहकार भी थे, ये राजनीतिक सलाहकार भी थे। गुरु थे, प्रधानमंत्री थे, गुरु थे, प्रधानमंत्री थे, पुरोहित थे, महामंत्री थे, राजनीतिक सलाहकार थे। ठीक है, ये सलाह देते थे राजा को शासन करने की। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, प्रधानमंत्री थे, ये आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, कौटिल्य की पुस्तक की अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, जरा बताइए।
कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र समझ में आ गया, हाँ पैसा वाला काम, अर्थ मतलब पैसा होता है, नहीं नहीं भैया, ये अर्थ कौटिल्य जो पुस्तक है ये बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है। ये शासन के सिद्धांत की, इसमें शासन के सिद्धांत और अभ्यास की चर्चा है कि कैसे शासन किया जाएगा, इस बात की इसमें चर्चा है। यानी ये राजनीति की एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ये राजनीति या शासन से संबंधित, एक शासन के सिद्धांत से संबंधित ये पुस्तक है। शासन के सिद्धांत की चर्चा है इसमें। इसमें 15 अधिकरण है। अब क्या कहेंगे भैया अधिकरण का मतलब? जैसे आज का लेसन होता है उसी तरह अधिकरण है ये, मतलब 15 पाठ है इसमें, 15 लेसन है। इसमें तत्कालीन उस समय के व्यापार था, व्यापार के बारे में जानकारी मिल जाती, उस समय का समाज कैसे था, उसमें कृषक समाज कैसे होता तो उसकी जानकारी मिल जाती, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिल जाती है। लेकिन मुख्यतः ये किसके, शासन के सिद्धांत से संबंधित ये पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन है? देखिए भैया, चाणक्य की पुस्तक में लिखा गया था कि राजा को सप्तांग सिद्धांत का फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यानी राज्य है तो 7 अंग उसके जरूर होना चाहिए। तो पहला है स्वामी, दूसरा है अमात, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग। ठीक है, स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग। फिर कोष, दंड, मित्र। कोष, दंड और मित्र, मतलब किसी राज्य में इतने होने चाहिए। स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, दंड और मित्र। फिर से बोले मेरे साथ, स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। चार एक साथ बोलो अब से। स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, लास्ट में कोष, दंड और मित्र। स्वामी का मतलब अगर राजा होना चाहिए, स्वामी का मतलब राजा होना चाहिए, अगर राज्य है तो एक राजा होना चाहिए। अमात का मतलब राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री होना चाहिए। जनपद का मतलब कि भूखंड होना चाहिए और जनसंख्या होनी चाहिए। और दुर्ग का मतलब किला होना चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए किला होना चाहिए। कोष का मतलब आपके पास अर्थ यानी पैसा होना चाहिए, यानी राजस्व होना चाहिए। और दंड मतलब न्याय, राजा को दंड की व्यवस्था रखनी चाहिए। ठीक है, मित्र मतलब आसपास के जो राज्य होते चाहिए, मित्र मतलब सहयोगी, आसपास के पड़ोसी राज्य आपके सहयोगी होने चाहिए। क्योंकि मित्र क्या है, दोनों टाइम में काम आते हैं, मुसीबत में भी काम आते हैं और जब शांत समय तब भी काम आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा। कितने कितने अंग हैं? 7। स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कौन नहीं भैया? देखिए, जनपद है, दुर्ग है, मित्र है, कोष। कौन सा 7वां अंग है? सातवां सबसे बाद में मित्र ही भाई। देखिए, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, शायद स्क्रीन पे आ रहा होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। दूसरा है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। यदि स्त्री दास द्वारा मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाता है। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा था कि
चाणक्य की जो पुस्तक थी उसका नाम था, क्या था, अर्थशास्त्र। ये राजनीति से संबंधित है। इसमें 15 अधिकरण, उसमें उसी में से तीसरे अधिकरण में इसकी चर्चा है। तीसरे अधिकरण में इसकी चर्चा है। तीसरे अधिकरण में क्या है, इसकी चर्चा है। और इसमें इसमें यह कहा गया है कि भैया अगर, तीसरा अधिकरण कैसे, दास कल्प है। और इसी में कहा गया है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। अगर हाँ ठीक है, किसी को दंड मिलता है तो उसको दास बनाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। चलो पहले सही कर दिया। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। हाँ ये भी बात सही है। अगर कोई, उसमें दास दोनों होते थे, पुरुष और स्त्री दोनों होते थे। अगर स्त्री दास क्या आती, अपने मालिक से क्या है, मालिक से संभोग या संसर्ग कर करके कोई बच्चा पैदा कर लेती, तो वो उसका बच्चा और वो दोनों दासता से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हाँ भैया, अब बच्चा जरूर पैदा हो गया है उसके मालिक से, लेकिन वो कभी उसके अपने मालिक की संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, दासता से मुक्त हो जाएंगे अगर बच्चा पैदा कर लिया है उन्होंने। ठीक है, लेकिन क्या है, कानूनी हक उनको नहीं मिलेगा। ये बात सही है। यहाँ लिखा है हक मिलता था, नहीं नहीं मिलता नहीं था भाई, ये हक नहीं मिला था। तो इसका एक और दो सही है। क्वेश्चन नंबर जो भी है इसका क्या है, एक और दो सही है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तीसरे अधिकरण में दासकल्प है। दासकल्प में बताया गया है कि अगर कोई कोई व्यक्ति है तो उसको दंड मिलता है तो उसको दास बनना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर कोई महिला दास है तो अगर वो क्या करती है, अपने मालिक से बच्चा पैदा हो जाता है तो जो जो स्त्री है, जो दास है, वो भी मुक्त हो जाएगी, उसका बच्चा भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, मालिक की संपत्ति में उसका अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ नहीं तो इस हिसाब से तो समझ ही रहे हो। ठीक है, रोज मालिक निपटाई रहे, मालिक को बच्चा पैदा करके घर निपटाई देते हैं उसको सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। एक लेखक है मैकियावेली, जिनकी पुस्तक क्या है, प्रिंस। ठीक है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो फिलहाल तभी यहाँ आप लोग कालिदास का माल विकास अग्नि रचना, इसको प्यार से याद कर लीजिए। ये भी क्या है, एक प्रेम कहानी है, आगे हम बताएंगे। कौटिल्य का क्या है, अर्थशास्त्र, अभी इसको छोड़ दीजिए। वात्स्यायन का कामसूत्र, ये भूलना नहीं चाहिए। और तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर है, ठीक, इसको भी याद रखिए। जो मैकियावेली की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, क्योंकि दोनों ग्रंथ क्या है, राजनीति कैसे की जाएगी, शासन कैसे किया जाएगा, सेम है उनका। सेम मतलब कि उसी विषय पर आधारित है, दोनों का विषय सेम है। वो मैकियावेली ने जो लिखा था प्रिंस, उसमें भी शासन सिद्धांत की चर्चा है। और अर्थशास्त्र जो जो चाणक्य ने लिखा था या कौटिल्य ने लिखा था, उस पर भी क्या है, इसकी चर्चा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का नंबर 10वां सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10वें क्या है, बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाई 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब आता है किसके शासन काल में डी मेकस आया था, या डी मेकस या डाई मेकस बातें की है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, अशोक के दरबार में। ठीक है, तो जरा बताइए किसके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो भैया हमको पता है कौन आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तुमको पता है मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज आया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने एलुकस, सॉरी, सेलुकस निकेटर को पराजित किया था और उसकी बेटी कार्नेलिया से विवाह किया था। कार्नेलिया से विवाह किया था, या इसी का नाम हेलना भी है, सीरियल भी आता है। इससे विवाह कर लिया था। बड़ा बड़ा गजब आदमी था। बाप को हराता था, बिटिया से विवाह कर लेता था। क्या गजब सिस्टम था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, गणानंद को हराया, उनकी बेटी दुदरा का विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेलुकस निकेटर को हराया
और पहला विदेशी विवाह यही किया था। ठीक है, तो कार्निल विवाह कर लिया था। तो मेगास्थनीज क्या था? सेलुकस का राजदूत था। भाई बिटिया कोई दिक्कत ना पड़े, और ये बिहार में लेके आया था तो बिहारी भाषा कौन समझ पाएगी। ठीक है, फिलहाल क्या है, मेगास्थनीज से क्या है, भारत के क्या है, मौर्य साम्राज्य की काफी जानकारी मिलती है। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। बिंदुसार के दरबार में क्या आया था? सीरिया का, ठीक है, डायनोस क्या है, सीरिया का आया था। ये सीरिया का राजदूत आया था, सीरिया का राजदूत वही आया था, डाइमेकस, जो कि ऊपर हमारे दिया है, डाइमेकस आया था। अशोक के दरबार में कोई आया था? हाँ भैया, अशोक के दरबार में डायनोसियस आया था। डायोनीसियस आया था। ये किसका, ये किसका था? तो ये भैया, ये मिस्र से आया था। और राजा कौन था उस समय? उसमें टालमी थे। मिस्र के राजा कौन थे? टालमी का राजदूत था ये। तो इस प्रकार से भाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया। बिंदुसार के समय कौन आया? सीरिया का राजदूत डायनोसियस आया। ठीक है, या सॉरी, डायमेकस आया। और अशोक के दरबार में डायनोसियस आया, और ये क्या था? मिस्र का था। और मिस्र में कौन थे उस समय? कौन थे हमारे? टालमी थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरे राजा राजा बता, राजा पूछ रहे हो? एंटियोकस था। ठीक है, राजा कौन था भैया? एंटियोकस था। ये सीरिया का राजा एंटियोकस था। लिख दे रहा बाबू, लिख, एंटियोकस था। तो प्यार से तुम अगर हम पढ़ोगे ना भाई, हम सब लिख देंगे यार, लेकिन सबकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, एंटियोकस था, सीरिया का राजा था एंटियोकस। उसने क्या था, डाइमेकस को भारत में बिंदुसार के टाइम पे भेजा था, वो राजदूत था उनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार के शासन काल में, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की सामंत पादाशिका में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, पतंजलि के महाभाष्य में। पहली बात तो भैया इसको याद कर लो, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको याद ही रहेगा। ठीक है, तो जिसमें उल्लेख मिलता है वो ग्रंथ है हमारा बुद्ध घोष की समंत पासादिका। इसी में मिलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने क्या किया था, अवंती को जीत लिया था और उसको मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। आपको पता है ना कि अवंती कहाँ था? सो अशोक का टाइम था, सॉरी बिंदुसार का टाइम था। अशोक क्या करता? अवंती को जीत लेता है। अरे वही 16 महाजन पर आपने पढ़ा था। एक की राजधानी कौन सी थी? एक की राजधानी उज्जैनी थी, और एक की माहिष्मती थी। ये माहिष्मती थी, ये आपने बिल्कुल पढ़ा था भाई। एक की माहिष्मती थी। 16 महाजनपद में अशोक यहाँ का उपराजा था। और जब आपको पता है यही राजा था, जब जब जम्मू कश्मीर में विद्रोह होता है तो दबानी यही पहुंचता है, क्योंकि बगल में सुसीम जो इसका भाई था वो दबाने में असफल रहता है, तो ये जाता है पूरा मार काट एकदम। ठीक है, कहता पापा हम पूरा निपटा दिए। भाई के बस की बात नहीं थी, हम गए पूरा बढ़िया से निपटा दिए। ठीक है, ना विद्रोह करने वाले बच्चे हैं, ना विद्रोह देखने वाले बच्चे हैं, और कोई नहीं बचा है। और एक नया नगर भी बसा दिए जिसका नाम है श्रीनगर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वहां का क्या था, उपराजा था। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका भाई। एक आएगा, आप हो जाता यार। और उम्मीद धोखा दोगे? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था भैया, किसका बना था? कह रहा ईंटे का, पत्थर का, लकड़ी का, या मिट्टी का? तो भैया जो चंद्रगुप्त का जो महल था ना, वो पड़ा लकड़ी का बता था। अगर इसके कहीं इसके अवशेष देखना है तो अभी भी आप पटना जाइए। आपको पता है ना पाटलिपुत्र राजधानी थी, अभी वर्तमान में क्या है, पटना जाइए।
पटना के पास ही कुम्हरार पड़ता है, कुम्हरार पड़ता है, और बुलंदी बाग पड़ता है, बुलंदी बाग। पटना के पास जाइए, बुलंदी बाग, वहां पास इसके अवशेष सुरक्षित है। लकड़ी का था मुख्यतः। ठीक है, वहां जाइए, इसके अवशेष सुरक्षित है। तो कुम्हरार या बुलंदी बाग। ठीक है, पटना, अरे पाटलिपुत्री वही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 13 हो चुका है, क्वेश्चन 14 देखिए प्लीज। सामने मुझे प्यार करना सबके सामने, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन मतलब दक्षिण की। बताइए किसने? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने? किसने, बताइए किसने प्राप्त किया था? अशोक। देखिए भैया, मुझे तो अशोक की एक ही, अभी तक मैंने इतना पढ़ा, अशोक की एक ही विजय मुझे मिलती है, वो कलिंग विजय। अशोक 261 ईस्वी में, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय करता है, कलिंग विजय करता है। इसके अलावा मुझे कोई विजय नहीं मिली। इसका 13वें शिलालेख में उल्लेख है, इसको भी याद रखिएगा। 13वां मैं शिलालेख लिख दे रहा हूँ, 13वां शिलालेख में इसका वर्णन है। इसके अलावा आपको कोई मिलेगा भी नहीं। कलिंग एक ही विजय मिलती है, उसके बाद ये इसका दिल बड़ा धड़क जाता है, क्योंकि इतना बुरी तरीके से मार मारे थे सब। ठीक है, कलिंग विजय में मतलब कि इतना कि पता चला कि जब ये देखने पहुंचा तो इसका जो रथ था ना, एकदम खून से सन गया। मतलब कितने लोग, बच्चे बूढ़े के अलावा कोई बचा ही नहीं, महिलाएं रो रही हैं, तो लोग, कुत्ता भाग रहा था इसको देख करके, ये भगवान साला इतना कमीना इंसान आ गया। मतलब एकदम इसका दिल एकदम टूट गया। क्या पाता है, इसकी पत्नी थी करुआ की, बड़ा समझाई, कहाँ फायदा इस शासन से, जहाँ दुनिया रो रही है तुम्हारे चक्कर में। उसके बाद ये क्या है, धम्म अपना लेता है, यानी बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो एक ही विजय थी, इसके बाद फिर चर्चा हम कल विजय के आगे शिलालेख में वहां करेंगे, लेकिन एक ही था, बड़ा दर्द दिया जिसने। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि जब, जो पेट में बच्चा था, अगर वो पेट में बच्चा था, उसको भी निकाल के मार डाले लोग, इतना बुरा कर्म किया। लेकिन बाद में अच्छी चीजें, इसलिए थोड़ा सा इसको महान कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार, बिंदुसार को तो भैया एक को विजय नहीं किया ही। इनको तो भैया चंद्रगुप्त का बेटा है या अशोक के बाप है, बस इसीलिए जाना जाता है। ये तो भैया सीरिया के नरेश से, एंटियोकस से कहे थे काम करिए भैया, हमको वो मीठी शराब भेज दीजिए, अंजीर भेज दीजिए, और दर्शन में तो राजा से इससे मांगा जाता है सारा बर्फ। ठीक है, तो इनको सिर्फ इसी बात पे जाना जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं और अशोक के पिता हैं। इनने कोई विजय नहीं की। तो कुणाल, कुणाल ने भी कोई विजय नहीं की, क्योंकि जब इन्होंने युद्ध नीति तो त्याग दिया था, इतना बड़ा साम्राज्य हो चुका था, तो युद्ध करके करते क्या। और बहुत गड़बड़ रहा, यही 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 कारण बन गया मौर्य के पतन का, इन्होंने युद्ध नीति त्याग दिया था। ठीक है, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना दिया था। तो एक ही इंसान हो सकता है जिसको क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दक्कन विजय इन्होंने ही किया था। चलिए आगे देखते हैं भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब क्या है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो अगर देखा जाए, जितने भी शासक हैं, हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में ही आते हैं। और आपको पता है कि अगर हमको कुछ भी नहीं पता, तो आपको पता था गुजरात विजय, गुजरात में सौराष्ट्र झील का निर्माण का, गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो क्या है, इसी ने ही क्या था, दक्षिण, सॉरी, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासन ने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता। किसने जीता भैया? चंद्रगुप्त मौर्य ही जीता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं, जरा बताइए भैया। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 है। सुसीम, सुसीम तो भैया, ये तो
चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा थे। भाई बिंदुसार का बेटा था ये। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ या शिलालेख, बिल्कुल ये तो संबंधित था भाई। चंद्रगुप्त के शासन काल में ही यहाँ सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, जिसका उल्लेख रुद्रदामन करता है, जो कि गुजरात का शासक है। ठीक है। और विष्णुगुप्त, अरे भैया विष्णुगुप्त की बात करते हैं भैया, ये तो विष्णुगुप्त की बात करते हैं। अरे भाई विष्णुगुप्त तो स्वाभाविक इनके गुरु थे, गुरु थे, प्रधानमंत्री थे, प्रधान पुरोहित थे, राजनीतिक सलाहकार थे, साथ में ये महामंत्री भी थे। तो भैया एक ही है सांची। सांची 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 क्या है, इससे संबंधित नहीं है। सांची क्या है आपको पता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और ये अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते भाई। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कह रहा है चंद्रगुप्त वह अभिलेख, यानी जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर था। भैया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी से क्या होता है, जानकारी मिलती है कि गुजरात, आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा गुजरात, ठीक है, ये रहा गुजरात, तो ये निचला इलाका इसे सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र। यही क्या है, यहाँ पास एक झील बनवाया था जिसको हम कहते हैं सुदर्शन झील। यहाँ इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और इसमें यहाँ का राज्यपाल था पुष्प गुप्त। सुदर्शन झील का यहाँ निर्माण कराया, और इसी से जानकारी मिलती है कि इनका प्रभाव पश्चिम पर था। और इसकी जानकारी कौन देता है, रुद्रदामन। रुद्रदामन का क्या है, जूनागढ़ अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है भैया कि। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो इसका कोई मतलब नहीं, आप सीधा सीधा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये शायद रिपीट हो गया है, नहीं होना चाहिए था, कल से नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान रखना। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, फिर वही क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, कहाँ कराया था, गुजरात में। सिंचाई के लिए कराया था, सिंचाई के लिए करवाया था। गुजरात में क्या सिंचाई के लिए कराया था, उस समय राज्यपाल कौन था, पुष्पगुप्त थे। झील का नाम क्या था, सुदर्शन था। कहाँ कराया, गुजरात के सौराष्ट्र, वही निचला वाला हिस्सा में। तो चलिए एक बार और हो जाता है, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया। जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर निकेटर जब यहां से जीत गया, तो सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया था, वो नियुक्त किया था सेल्यूकस निकेटर को। इसको सेल्यूकस को, सेल्यूकस को। और सेल्यूकस ने क्या किया, 305 ईसा पूर्व में हमला कर दिया किसके ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य को। क्योंकि जिस समय आया था सिकंदर, उस समय यही सेनापति था, और इसको उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन क्योंकि सेना ही पीछे हट गई थी, लेकिन इसको उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे। और ये क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य पर क्या करता है, हमला कर देता है, और हार जाता है। हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बढ़िया सिद्धांत, इनकी बिटिया से ब्याह करता है। इनका नाम है कार्नेलिया या हेलन। और काबुल, काबुल वही अफगानिस्तान, कांधार वो भी क्या है, अफगानिस्तान। काबुल, कंधार,
हेरात, ये ईरान के साइड पड़ जाता है, हेरात और बलूचिस्तान ये दहेज में लेता है। दहेज, गजब सही है। ठीक है, ये दहेज में ले लेता है, सोचो। हाँ, ये भी कुछ देता है, क्योंकि क्योंकि जब कार्नेलिया कार्नेलिया का विवाह हो जाता है तो ये क्या करता है, हाथी देता है। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त क्या करता है, 500 हाथी देता है। बहुत सही। वो चलो भैया, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये क्या करता है, देता है। एरिया, आराकोसिया, जेड्रेसिया, यही सब क्या है, ये इनके नाम है। सेल्यूकस सेल्यूकस सोच लो, चंद्रगुप्त मौर्य कितना खतरनाक था। और ये सन क्या था, 305 ईसा पूर्व, इसको भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य कार्नेलियस विवाह कर लेता है। आगे देखते हैं भाई। अच्छा, एक सेकंड, ये मानचित्र क्वेश्चन था, देखिएगा। दिया गया मानचित्र संबंधित है। तो ये मानचित्र है, यानी ये देख लीजिए। वो जो इतना इतना, अभी हम वर्तमान अगर देखें तो जो भारत है हमारा कुछ ऐसे ही दिखता है, ऐसे। अरे ये गुजरात से स्टार्ट ऐसे क्या है, ऐसे ही दिखता है, ऐसे कुछ। ठीक है, यानी यानी ये हिस्सा क्या है, भारत में था। और ये किसके समय की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इधर देखो, यहां तक था। इधर देख रहे हैं आप, ये पूरा बंगाल, बंगाल का मतलब उसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, सब आता था इसी में, बिहार वार सब बंगाल के था। सोचो इतना बड़ा साम्राज्य था। और ये बात किस टाइम की है, ये अशोक के टाइम का मैप है। ये अशोक के टाइम का मैप है। ठीक है, तो ये जो मानचित्र दिया, देख लीजिए। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, इधर कश्मीर बताया था मैंने, ये कश्मीर तक था। उसके बाद फिर अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था बंगाल तक था। बंगाल मतलब आज वाला बंगाल मत समझ लेना, पूरा पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम असम सब लेकर के था। ठीक है, इधर देख लीजिए, यहाँ तक था। ठीक है, इधर इधर ईरान तक था, यानी फारस तक था। तो आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा इलाका था अशोक का, इसीलिए अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। तो ये क्या था, अशोक से संबंधित था और उसके शासनकाल का अंतिम समय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है भाई, किसने किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविमी आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने, शिवाजी ने, किसने किया, जरा बताइए। दिमाग में आ रहा होगा, शिवाजी, रणजीत सिंह। ठीक है, देखिए, क्या नाम है, सॉरी, जो अशोक था उसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविमी त्रिविध के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। ठीक है, और ये धम्म लाया था। धम्म मतलब ये नैतिक नियम था, इसमें कोई धर्म धर्म का मतलब धर्म से संबंधित नहीं था। इसमें नैतिक नियम थे। इसमें क्या थे, नैतिक नियम थे, और इसका संबंध किसी संप्रदाय से नहीं था। ये सभी के लिए था, ऐसे ऐसी चीज है जो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। और ये व्यवहारिक था, बहुत टफ नहीं था, ये व्यवहारिक था। ठीक है, और इसी में हमारा तीन तीन आ गया था, सहिष्णुता, इसी में क्या था, सहिष्णुता, इसी में था हमारा उदारता, और इसी में था करुणा। ये त्रिविधि थी, ये किसकी थी भैया, हमारी अशोक की। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सारे प्रश्न जितना सॉल्व करोगे घटना चक्र, उतना ही फायदा हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं
यही से आते हैं। जितने भी टॉपर्स के वीडियो देखिएगा सब बताते हैं, मैंने एक बार पढ़ी, कितने का 12 बार 13 बार पढ़ डाली, कितने 14 बार पढ़ डाला, कितने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, लेकिन इसको भी आप करते रहिएगा। ठीक है, ये हम मैं यहाँ चुटकुला तो नहीं सुना सकता आपको, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, 23। देखिए थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, हम लोग ऑप्शन थोड़ा देख लेंगे बाद में। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के धम्म की जो परिभाषा दी गई है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो अशोक की जो परिभाषा दी गई है वो क्या है, राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ठीक है, और इसे, इसको गे विजय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गे विजय भी कहते हैं, क्योंकि ग्रस्तों के लिए बताया गया था। और इसमें क्या है, नैतिक नियम है, केवल नैतिक नियम है। इसमें क्या है भैया, नैतिक नियम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन कर्मचारी की नियुक्ति किया था। हाँ ये भी बहुत सही। ठीक है, इसमें क्या है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था, बिल्कुल सही। इनका काम था कि नैतिक नियमों और आचरण को क्या करना था, बताना था। तो इस प्रकार से क्या है, दोनों सही, ए और दो दोनों सही, अगर सही पूछा है तो। हाँ, जो धम्म की परिभाषा को वो कहाँ ली गई है, राउलोवाद सूत्र से। अच्छा ये कौन थे, अरे वही महात्मा बुद्ध के बेटे थे, बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल ना। हाँ, और बुद्ध के बेटे राहुल, इन्हीं की शिक्षा है इसमें। और कुछ इससे संबंधित, 14वें वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य अशोक के, ठीक है, सम्मिलित नहीं था। कलिंग, अरे भैया कलिंग तो सबसे पहले, अगर अफगानिस्तान देखा जाए तो भैया ये तो काबुल कंधार तो अफगानिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था, कार्निले से विवाह कर दिया था, क्योंकि उसके पिता को हरा दिया था। चंद्रगुप्त बढ़िया काम करता था, पापा को हराता था, बिटिया से ब्याह कर लेता दहेज में, ठीक है, ले लेता था। ठीक है, गणानंद की हत्या किया, उनको यानी हराया, पूरा साम्राज्य ले लिया। ठीक है, इधर का नाम है चलकोच निकेटर को हराया, पूरा ब्याह किया उनकी बेटी कार्नेलिया से, और दहेज में काबुल कंधार हेरात और बलूचिस्तान ने ले लिया। ठीक है, बिहार तो राजधानी थी। ठीक है, कलिंग विजय, आपको पता है कलिंग वर्तमान उड़ीसा, उड़ीसा, अरे उत्कल पढ़ते ना, उत्कल, द्राविड़ उत्कल बंग। ठीक है, उत्कल। ठीक है, तो ये तो जितबे किया था, 13वां शिलालेख बतौबे करता है। ठीक है, कब कब जीता था, 261 ईस्वी में, राज्याभिषेक 8वें वर्ष जीत गया था। एक ही नहीं था, श्रीलंका, श्रीलंका बिल्कुल, श्रीलंका में अपने बेटे महेंद्र को भेजा था। श्रीलंका में अपने बहन बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को भेजा था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने गए थे, वहां का जो राजा था वो अपना लिया था बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसलिए बाकी अशोक का नाम पर्याप्त था, कैसे नहीं मानता। अब यह क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हम अभिलेखों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, लेकिन अभी क्या है, जो चीजें हम बता रहे हैं आपको, कह रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो भैया देखिए मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, जो जो द्वितीय मुख्य शिलालेख है, द्वितीय मुख्य शिलालेख है, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा की गई। इसकी पशु चिकित्सा की चर्चा की गई, पशु चिकित्सा की चर्चा की गई। पहले वाले में क्या, हम अभी 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 नहीं बता रहे आपको, लेकिन दूसरे में पशु, और ये बताया गया है कि चोल,
एक चोल साम्राज्य था छोटा सा, एक पांड था, इसको भी आप आगे पढ़ेंगे दक्षिण भारत राज्यों में, पांड, चोल पांड, केरल पुत्र, केरल पुत्र और सती पुत्र। क्या है? केरल पुत्र और सती पुत्र। ये सीमावर्ती राज्य थे मौर्य साम्राज्य के, यानी इनकी सीमा पे थे। हमने आपको जब मैप बनाया था लास्ट में दिखाया था, कैसे नहीं, जब मैंने मैप इंडिया का मैप बनाया था आपको, तो मैंने लास्ट में दिखाया था कि ये वाले, ये क्या, सीमावर्ती राज्य थे। चोल था, पांड था, केरल पुत्र था और सती पुत्र था। ये क्या थे? सीमावर्ती राज्य थे। बाकी शिलालेखों की चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में करने, क्योंकि ज्यादा शिलालेख इसके बाद ही आएंगे मुझे लगता है। आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, निपटाएंगे। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था भैया, बताइए किसने कराया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, महावीर स्वामी ने, किसने बनाया था? देखिए भाई, भारत का अगर प्रथम अस्पताल की बात करें तो वो बनाया था अशोक ने। अशोक ने क्या किया था? अस्पताल बनवाया, चिकित्सालय खुलवाए, पशु चिकित्सा की व्यवस्था की, क्योंकि जब ये इसका हृदय इतना द्रवित हो गया था कि इसको देख के कुत्तों भाग रहा था कि भाग भाग भैया, कलिंग में अशोक आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये पशु चिकित्सा और सबकी चीजा करता, धम्म पे आता है, नैतिक आचरण बहुत व्यवस्था कर लेता है, रज्जुकों की नियुक्ति कर देता है भैया कि आप क्या करिए, देख रेख करिए कि इनको कोई दिक्कत ना पाए। क्या फायदा ऐसे साम्राज्य का जहाँ पास हमको देख कुत्तों भाग रहा, हमको देख को घोड़ा भाग जाएगी, भागो भैया, का नाम है, अशोक आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? नहीं। भगवान महावीर को जान चुके हैं, धन्वंतरी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। अशोक बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, बताइए। आपको पता है कि अशोक ने क्या था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। कब? कलिंग विजय के बाद। कलिंग विजय जब करता है, कलिंग, कलिंग बर्त जो उड़ीसा में है, ठीक है, कलिंग जब विजय करता है तो अशोक क्या करता है, बौद्ध अपना लेता है, बौद्ध धर्म। और इसकी पत्नी पत्नी कारुआकी वही कहती, भैया तुम बहुत नौटंकी कर चुके, आप बौद्ध धर्म अपनाइए। अरे इसकी भी तीन चार पत्नी थी, ठीक है, उसमें सबसे प्रिय पत्नी कारुआकी थी। ठीक है, उसके बाद इसका भतीजा था, इसका भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। इसने ही सलाह दिया, भैया आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए, चाचा जी बौद्ध धर्म अपना लीजिए। और इनको जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था उसने क्या नाम था, उपगुप्त। फिलहाल डाटा है, आप ध्यान रखिएगा। कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, पत्नी का नाम कारुआकी था जिसने सलाह दिया था, भतीजा कौन था, निग्रोथ, जिन्होंने कहा कि चाचा जी आप अपना लीजिए बौद्ध धर्म, और जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था वो कौन थे, उपगुप्त। ठीक है, फिर फिलहाल के भी ये तो प्रश्न था नहीं। ठीक है, तो फिलहाल तीर्थ यात्रा किया था, बिल्कुल तीर्थ यात्रा, धम्म यात्रा किया था, की चर्चा हम कर चुके हैं। 10वें वर्ष गया गया था, 20वें वर्ष लुम्बनी गया था, इसकी जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे वहीं गया था, वहीं चर्चा किए थे। 20वें वर्ष लुम्बनी गया था। ठीक है, उसके बाद मोक्ष में विश्वास, हाँ बिल्कुल था मोक्ष में विश्वास उसको। ठीक है, देवनाम पशु चिकित्सालय खोले थे, बिल्कुल पशु चिकित्सालय, बिल्कुल बात आप अभी सेकंड शिलालेख में होती है। देवनाम प्रियादर्शी, देवताओं को प्रिय, देवताओं को प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं को प्रिय। इस बात से बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि देवताओं को प्रिय मतलब हिंदू धर्म में इसकी आस्था थी। ठीक है, इसी नाम से क्या है, इस बात का प्रमाण है कि हिंदू धर्म में उसकी आस्था थी, छोड़ा नहीं था। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समित हो, तृतीय तृतीय बौद्ध समिति नहीं, संगीत होगा भाई। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है, संगीत होगा भाई, ये गाय।
ठीक है, बौद्ध संगीत का उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख से। एक है, ये दो है, ये तीन है, और इसके बाद भी कुछ है, हाँ, दिव्यावदान 4। किससे मिलता है? अशोक के अभिलेख से नहीं, दीप वंश और महावंश, ये श्रीलंका की अनुश्रुतियां थी। इसमें श्रीलंका और भारत के इतिहास के बारे में जानकारी है। ये श्रीलंका की अनुश्रुतियां हैं, अनुश्रुतियां हैं, जिसमें भारत और श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी है। विशेष श्रीलंका की जानकारी है, सिंगली अनुश्रुतियां हैं। ठीक है, श्रीलंका की भाषा सिंगली थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, ठीक है, वो हो जाएगा। सिंगल अनुश्रुतियां थी, और इसी में क्या है, आपको पता है कि बौद्ध बौद्ध संगति तीसरी कहाँ हुई थी? अशोक का टाइम था, और स्थान क्या था? पाटलिपुत्र था। अशोक तीसरी बौद्ध संगति अशोक का टाइम था, और स्थान क्या था? पाटलिपुत्र था। और इसमें कौन थे अध्यक्ष? मोंगली पुत्र इस, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसकी जानकारी दीपवंश और महावंश से मिलती है। 2 और 3, जिस ऑप्शन में होगा 2 3 हम लोग मार देंगे। 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के टाइम पे वो क्या था? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक बौद्धों के अनुयायी थे? चलिए, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। देखिए भैया, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो पता ही भैया, जैन धर्म मानता था। लास्ट में चला गया था श्रवण बेल गोला में संलेखना से अपने प्राण को त्याग दिया था। अशोक आपको पता है, ये बौद्ध बिल्कुल मानता था, बौद्ध धर्म मानता था, बिल्कुल सही है। बिंदुसार, ये तो आजीवक समुदाय को मानता था। ठीक है, दशरथ, ठीक है, बौद्ध बौद्ध ये तो अशोक का पोता था, ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। यानी बुद्ध को मानता था, यानी बौद्ध धर्म को मानता था, यानी बुद्ध को मानता था, यानी बौद्ध को मानता था। तो इसका 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने हम 30 प्रश्न लेकर आए थे। आप 30 को पढ़ लीजिएगा, जो जो ऑप्शन आए कई बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप आराम से देख लीजिएगा, फिर टूल्स में एक एक क्वेश्चन को रट डालिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आज 30 प्रश्न लेकर आए थे, कल आपके सामने हम 30 प्रश्न लेकर और उपस्थित होंगे। तो तब तक मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।